आज हमने बहुत बेसिक रेमेडी पिक की है, दैट इज डलकामारा। और नॉर्मली जो भी इसका बेसिक है, जहां जहां हम यूज करते हैं, आप सबको मालूम है हम कहाँ यूज करते हैं। बारिश के दिनों में खांसी के लिए, राइट, कफ के लिए, और रोमेटिज्म के लिए, वाट्स के लिए, इन बेसिक मेडिसिन को, इस बेसिक मेडिसिन को हम यूज करते हैं। हम सब ये भी जानते हैं कि हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन की मेडिसिन है, जो इफेक्ट होती है इस वेट वेदर से, बारिश से, भीगने से, पैर गीले होने से, इन चीजों से। सो टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या हम इसको ओवरव्यू कर सकते हैं, क्या हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये हमारे माइंड में रहे ओवरऑल, राइट। एक मिनट यार। तो बेसिक अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इस रेमेडी का ओवरऑल बेसिक क्या है, अगर हमें इसको याद करना हो, जहाँ इनकेस समझ ना हो। तो मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ कि वह मटीरिया मेडिका को कैसे अंडरस्टैंड करता हूँ, कि वो याद भी रहे और उसकी रेलेवेंस भी समझ आए। ये नहीं है कि सिर्फ एक रेमेडी, कोई भी रेमेडी है, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दैट वे ओनली। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी मेडिसिन हम पढ़ते हैं, सबसे पहले मैं देखता हूँ उसका सोर्स क्या है, वो आती कहाँ से है, और उस सोर्स का सर्वाइवल मैकेनिज्म क्या है। यानी कि हर हर प्लांट का, हर एनिमल का एक सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है। वो जो सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ बताता है। यार ये बहुत औखा कम है। क्या हुआ? यार कोई बंदा चाहिए जाता मैम ਨੂੰ ਕਹੋ कि नाल नाल एडमिट करन, ਏਦਾਂ मैं कर मुश्किल बहुत देती है। हूँ। मुझे मुझे तुसी होस्ट बनाना है, करती रहती हूँ। योगेश, मैं कर रही हूँ। मैं आप कर रहे सबको हो, बस एडमिट कर ठीक। रही हूँ, डोंट वरी। बस ठीक है मैम, फिर मैं ध्यान ना हाँ दूं ना। हाँ हाँ, बिल्कुल ध्यान मत दो, आप अपना ठीक लेक्चर है। दो, मैं सभी को ज्वाइन करवा रही हूँ। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक थैंक यू है, मैम, ओके थैंक ओके, यू, ओके एडमिट मैम। ऑल कर दो मैम, एक ही बार में एडमिट ऑल कर दो। यार मुझे नहीं पता कहाँ से होना है, नहीं अभी नहीं, मैं बार देख रही बार हूँ। बार बार आएंगे ये, उसमें हाँ, सेटिंग्स मैं में कर होता है, रही ये हूँ। नहीं होएगा, हाँ। सो आई एम डूइंग, डोंट वरी फॉर थैंक यू दैट, मैम, ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू। या तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, कोई भी सोर्स है किसी भी रेमेडी का, जैसे उस दिन मैं स्टूडेंट्स के साथ भी डिस्कस कर रहा था, उनको मैंने एग्जांपल दिया था कैक्टस का। सर्वाइवल क्यों कह रहा हूँ सर, हमेशा जो भी चीज ट्रेवल होती है मेडिसिन से, मेडिसिन की पिक्चर में, वो हमेशा सर्वाइवल होता है। अगर आप किसी भी रेमेडी को पिक करोगे, किसी एनिमल को पिक करो, किसी मिनरल को पिक करो, फॉर एग्जांपल एलुमिना का जो बीइंग है वो है कि उसका कोई अपना शेप नहीं है, तो ये मेडिसिन में शिफ्ट होएगा, राइट। ऑरम की प्योरिटी शिफ्ट होएगी, जो उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है प्लांट्स के, वो शिफ्ट होंगे, एनिमल के भी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट शिफ्ट होते हैं। जैसे कैक्टस प्लांट है कैक्टस का सर्वाइवल किस में है? कैक्टस का सर्वाइवल है कि वो वाटर को रिटेन कर सके, और उस रिटेन करने के लिए नेचर ने उसको क्या दिया है, उसकी जो स्टेम है वो नॉर्मल स्टेम नहीं है, वो फ्लूट शेप स्टेम है, उसमें कितनी सारी फ्लूट्स हैं। और जब वो फ्लूट्स फिल हो जाती हैं तो वो जो प्लांट है वो साइज में बिग हो जाता है, राइट। और उसके बाद जब वो पानी को यूज करता है तो वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो ये कंस्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन, एक्सपेंशन का जो ओवरऑल बीइंग है, वो उस प्लांट का अपना होना वैसे है। अगर वो एक्सपेंशन और कंस्ट्रिक्शन नहीं होएगी, वो प्लांट सरवाइव नहीं करेगा। यही अगर हम कैक्टस में पढ़ते हैं तो ये मेन इशू रहता है, हर जगह पर, हर सिम्टम में ये चीज आने वाली। सो सोर्स को अंडरस्टैंड करना, सोर्स को पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप डल्का मारा को पढ़ोगे, तो डल्का मारा में आपको क्या मिलेगा, इट बिलोंग्स टू फैमिली सोलेनेसी, जिसमें बेलेडोना, हाइस्कैमस सभी हैं रेमेडीज। मोस्ट ऑफ द रेमेडीज पॉइजन है, धतूरा वगैरह सब इसमें है। मगर अगर इसको अंडरस्टैंड करोगे, ऑल द सोलेनेसी प्लांट्स जितने भी हैं, वो थ्राइव करते हैं शेड्स में, राइट। अगर आप उन कल्टीवेशन में जाते हैं तो उसकी इतनी थ्राइविंग नहीं होती, शेड्स में थ्राइव करते हैं, इसलिए उनको नाइट शेड्स कहा जाता है। मगर फॉर एग्जाम्पल उसको वो चाहिए होता है,
क्या बोलते हैं उसको, अगर बारिश हो तो डैम्पनेस हो, तो उसके जो अल्कलॉइड कंटेंट है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होते हैं, वो बनते नहीं है, ऑल द सोलिनेसी एक्सेप्ट ओनली वन, जो कि डल्का मारा है। डल्का मारा को चाहिए, उसको प्रेसिपिटेशन चाहिए। जब उसको प्रेसिपिटेशन मिलेगी, बारिश मिलेगी, देन वो थ्राइव करेगा, क्योंकि उसका अल्कोलाइड लेवल बढ़ेगा और रहेगा भी वो मार्शी एरिया में। सो ये उसकी बीइंग का पार्ट है। तो इसीलिए ये जो सिम्टम है, ये सिम्टम सिर्फ एक एरिया पर नहीं है डलकामारा के। अगर आप डलकामारा को स्टडी करोगे, आपको हर एरिया में मिलेगा, हर एरिया में। मतलब कोई ऐसा एरिया है ही नहीं जहां पर आप कहो कि ये सिम्टम अवेलेबल नहीं है, राइट। सो ये मेन की सिम्टम है, और इसको मैं कहता होता हूँ कि कांस्टेंट, एनी सिम्टम विच इज कांस्टेंट। सो आप कहीं भी उठा लो, फॉर एग्जांपल आप ब्लैडर का उठा लो, राइट, ब्लैडर में रिटेंशन हो जाएगी डैम्प एरिया में। आप डायरिया उठा लो, आप हिक्कफ उठा लो, इवन आफ्टर कोल्ड फ्रूट्स, ठंडा फ्रूट भी खा लिया तो इसको हिक्कफ हो जाती है, राइट। पैरालिसिस हो जाएगा, इसको टंग का पैरालिसिस हो जाएगा इन कोल्ड वेदर, राइट। फेस का पैरालिसिस हो जाता है इसको कोल्ड वेदर। एपिस्टेक्सिस हो जाएगी बीइंग वेट में, राइट। इवन आइराइटिस हो जाता है इसको इस वेदर में, और हेडेक हो जाता है डैम्प वेदर में, ड्रॉप्सी हो जाती है। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स इसके मेन सिम्टम्स रहते हैं जो इफेक्ट करते हैं। सो किसी भी रेमेडी को पढ़ना है तो उसका सोर्स, राइट। उसके बाद अब सोर्स में इसके डैम्पनेस आ रही है, और डैम्पनेस ओवरऑल भी है, इसका मतलब डैम्पनेस का मेन पार्ट है, इसके बिना इसकी प्रिस्क्रिप्शन नहीं हो सकती। देन सेकेंड एस्पेक्ट जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट किसी भी मेडिसिन का रहता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन। इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इसका कॉन्स्टिट्यूशन है फ्लेगमेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और स्क्रोफुलस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इसमें ग्लैंड्स इफेक्ट होंगे और इसमें डिस्चार्जेस बहुत होंगे। अब देखो इसमें अगर कोई भी रेमेडी है जिसका फ्लेगमेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उसके डिस्चार्जेस रिप्रेस हो जाएं, सप्रेस हो जाएं, तो उसको प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पर इस रेमेडी के लिए, डलकामारी के लिए, याद रखना, डिस्चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट है, परफ्यूज डिस्चार्जेस। हर जगह पर फ्यूज रहने वाले हैं, हर जगह। फॉर एग्जांपल अगर स्किन है तो वो पानी टपक रहा होगा, उसमें डिस्चार्जेस बहुत ज्यादा होंगे। अगर कफ होएगी तो उसमें डिस्चार्जेस बहुत ज्यादा होंगे। अगर नोज है, डिस्चार्जेस बहुत ज्यादा होंगे। डायरिया है, डिस्चार्जेस ज्यादा होंगे। ईच एंड एवरी स्टेप डिस्चार्जेस ज्यादा होंगे। इवन दैट कि जो उसकी मेंटल स्टेट है, उसमें भी अगर देखोगे, उसमें भी डिस्चार्जेस बहुत ज्यादा आएंगे। ही और शी विल बी वेरी लाउड एंड वेरी लोकेशियस। और वो लोकेसिटी बातें करने के लिए नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल वो डिस्टर्ब है दिल का मारा, तो वो लगातार बोलेगा, लगातार, दूसरा बंदा इरिटेट हो जाएगा, और वो रेगुलर बोलता ही रहेगा, ये गलत किया, ये गलत किया, ऐसे हुआ, तुम ऐसे करते हो, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इन ए वेरी लाउड वॉइस, राइट। वहां भी इसके जो डिस्चार्जेस हैं, जो इनर इमोशन के डिस्चार्जेस हैं, वो बहुत ज्यादा है। तो ये सारी की सारी डलकामारा रेमेडी में ये ओवरऑल सिम्टम है कि डिस्चार्जेस बहुत रहने वाले हैं, और जहां भी डिस्चार्जेस रिप्रेस होंगे, आइदर इन द फिजिकल एंड मेंटल लेवल, इसीलिए पर्सपिरेशन स्वेट सप्रेस होएगा तो प्रॉब्लम है, स्किन सप्रेस होएगी तो प्रॉब्लम है, कोराइजा सप्रेस होएगी तो प्रॉब्लम है, एक्सपेक्टोरेशन सप्रेस होएगी तो प्रॉब्लम है। कुछ भी करोगे तो इसकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। इवन दैट कि अगर आप इसके कीनोट्स देखोगे, हेडेक एम्लियोरेशन बाय कन्वर्सेशन नहीं होता है। हेडेक में तो हमें बात करने का मन नहीं करता, इरिटेशन होती है हमें, राइट, हमें इरिटेबिलिटी फील होती है। पर इसके हेडेक में क्या है कि कन्वर्सेशन के बाद इसकी हेडेक को आराम मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो फर्स्ट इज फैमिली, देन उसका कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, देन उसका कांस्टेंट सिम्टम, जैसे मैंने बताया आपको कि डैम्पनेस वगैरह सारे इसके कांस्टेंट सिम्टम है। एक एरिया में नहीं है, हर एरिया में। जब हर एरिया में हो जाएगा तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और याद रखने वाला सिम्टम हो जाएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट होते हैं किसी रेमेडी को पढ़ने के लिए, वो उसके होते हैं कीनोट सिम्टम्स, कि उसमें ऐसा क्या है जो बाकियों में नहीं है, राइट। जब वो हम पिक कर लेंगे, जैसे ये है, हमने अभी डिस्कस किया, हेडेक अमेलियोरेटेड बाय कन्वर्सेशन, ये उसका पिक्यूलियर है, राइट। फिर हम देखेंगे और इसमें ऐसा क्या है जो बाकियों की तरह नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसमें स्लाइवेशन बहुत ज्यादा होती है, पर्सपिरेशन बहुत ज्यादा होती है, वो मक्सॉल में भी होती है, राइट। कैंसर ऑफ लोअर जॉ, उसके लिए ये बहुत अच्छी रेमेडी है। देन इसके सिम्टम्स में वॉकिंग अमेलियोरेशन है। तो इसीलिए डलका मारा का पेशेंट हमें कई बार हम कंफ्यूज करते हैं रस्टॉक्स के साथ। रस्टॉक्स में भी ऐसे ही है कि उसको चलने से आराम मिलता है, पर इसकी पिकुलैरिटी क्या है, इसकी मेनली प्रॉब्लम टिबिया में
होएगी, राइट। और रात के टाइम पेन होएगी। जब रात के टाइम शिन बोन में पेन होती है, तब इसको बेचैनी होती है, घबराहट होती है, ये उठ के मूव करता है, और अगर ये मूव करेगा, इसको आराम मिलेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसका, वॉकिंग का, वॉकिंग मेलोरेट। पेन भी इसकी कम होती है, इसका कोराइजा भी अगर आप देखोगे तो कोराइजा भी कम होता है, इसकी रेस्टलेसनेस भी कम होती है। इसीलिए ये बहुत क्लोज है मर्कसॉल के और रस्टॉक्स के, और हम इसको कंफ्यूज करते हैं। और रेस्टॉक्स में तो है भी डैम्प वेदर, तो और भी कंफ्यूजन आ जाती है। सो रेस्टॉक्स में भी वैसे ही पेन्स हैं, शिनबोन की भी पेन हो सकती है, मूविंग से आराम मिल सकता है, पर इसमें डिस्चार्जेस बहुत ज्यादा आएंगे। ये उसको सेपरेट करेगा, डिस्चार्जेस इसका मेन फीचर है, ये याद रखना। हाइपर डिस्चार्जेस इन एवरी कंडीशन, सारे के सारे, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, हर जगह इसके डिस्चार्जेस ज्यादा हैं, राइट। तो ये सिम्टम इसका याद रखने वाला है। मून डिक्रीजिंग, मून में इसकी एग्रेवेशन है, चलो ये तो रहेगा रहेगा इसमें। और इसकी हिक कफ, कोल्ड, फूड, ये हमने सारा डिस्कस कर लिया। अदर अदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो किसी भी रेमेडी को पढ़ने के लिए होती है, वो होती है कि उसका एरिया, एक्ट कहाँ कहाँ करती है, राइट। वो हमें जरूर पता होना चाहिए कि इसका एक्शन कहाँ है। एंड वी ऑल नो इसका एक्शन मेन जो है, तीन जगह पर बहुत स्ट्रांग है। दैट इज म्यूकस मेम्ब्रेन, उसके ऊपर बहुत ज्यादा रहेगा, वहां पर डिस्चार्जेस ज्यादा प्रोड्यूस करेगी। देन मस्कुलर, जहां पर पेन बहुत स्ट्रांगली आएगी, इसीलिए नेक पेन, राइट। नेप ऑफ नेक में ये बहुत इंडिकेटेड होती है, और लेग्स में, उसमें पेन में बहुत इंडिकेटेड होती है। देन नर्व्स के ऊपर, इसलिए दिस इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर उसका बेल्स पॉल्सी, उसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। और पैरालिसिस ऑफ टंग और वोकल कॉर्ड, उसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, राइट। हम इसको यूज कर सकते हैं। अदर एरिया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज स्किन। स्किन का, अगर आप इसकी स्किन पढ़ोगे, ऐसा कोई eruption नहीं है जो इसमें नहीं है, राइट। हर्पिस से लेके वॉट्स तक, सब कुछ, राइट। ईचिंग है, फॉर एग्जांपल रेडनेस है बहुत ज्यादा, हर्पिस हो गया, एक्जिमा हो गया, ड्राई एक्जिमा, वेट एक्जिमा, हर तरह का। और वॉट्स ऑन हैंड्स, हर तरह का है। पर स्किन में भी जो इसकी पिक्यूलैरिटी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रैश बिफोर मेंसेस। ये इसका कीनोट है जो याद रखने वाला है, इसमें रैश होता है मेंसेस से पहले, राइट। उसके बाद अगर हम देखें तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है जो याद रखने वाली है, वो है इसकी मेंटल पिक्चर, राइट। अब मेंटल पिक्चर मोस्टली हम इसको पढ़ते भी हैं। मेंटल पिक्चर क्या है इसकी? ये बहुत अग्रेसिव है, बहुत लाउड है, बहुत एंग्री है, राइट। कॉन्ट्राडिक्ट करता है छोटी छोटी बात पर, हर छोटी बात पे इरिटेट हो जाता है, राइट। और अपने बहुत क्लोज से भी लड़ पड़ता है। जैसे एक रूब्रिक था, इसमें देखना आप, सेंसोरियस विद डियरेस्ट फ्रेंड, राइट। बिल्कुल क्लोज से लड़ पड़ता है। और अब इसमें हम सिम्टम क्या पढ़ते हैं? एंग फॉर एग्जाम्पल, अब्यूजिव विदाउट बीइंग एंग्री। अब हम सोचते हैं यार ये कैसे हो सकता है कि एंगर भी नहीं है और अब्यूजिव है, ये शौक से गालियां तो नहीं निकालता होगा, राइट। पर इसमें ये इश्यू है, और ये अगर समझेंगे तो ये रेमेडी का मेंटल स्टेट समझ आ जाती है ओवरऑल, कि क्यों अब्यूजिव होता है, क्यों अब्यूजिव टुवर्ड हस्बैंड है, क्यों एंगर टुवर्ड हस्बैंड है, क्यों हेट्रेड टुवर्ड हस्बैंड है, इसकी डिक्टेटोरियल नेचर क्या है, उसके पीछे के इश्यूज क्या हैं, राइट। अब ये एक साइड है जो हम रेगुलर पढ़ते हैं, राइट। आप कोई भी मटीरियल मेडिका उठाओगे तो उसमें कंसंट्रेशन, फोकस और ये इश्यूज आपको मिल जाते हैं। पर इसकी दूसरी साइड भी है। अगर आप दूसरी साइड उठाओगे, देखो एक रुब्रिक होएगा टेस्टफुल, राइट, चीयरफुल, मृत एंड लोकेसिटी, यूफोरिया, राइट, कंपनी डिजायर, एक्साइटमेंट, एक्टिविटी डिजायर, वांट टू डू वर्क, ये भी आप देखना ऐसे के रूब्रिक है, राइट। और उसके बाद लाफिंग इन ऑन एक्शन, विटी, जेस्चर मेक लाइवली, क्विक टू एक्ट, म्यूजिक डिजायर, राइट। ये सारी जो स्टेट है, ये बिल्कुल उसकी हैप्पी स्टेट है, एलिएटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है। इसमें भी देखो एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन कितने ज्यादा हैं। ऐसा सिंपल नहीं है, मृत है, यूफोरिया है, एक्साइटमेंट है, एक्टिविटी है, लाफिंग है, विटी है, राइट। इसमें भी जो इसके जो इमोशन है वो हाइपर एक्टिव होंगे। स्लाइवेशन भी हाइपर एक्टिव, पर्सपिरेशन भी हाइपर एक्टिव, इमोशन भी हाइपर एक्टिव, मेंटल एग्रेशन भी हाइपर एक्टिव, स्किन के डिस्चार्ज भी हाइपर एक्टिव, चेस्ट के डिस्चार्ज भी हाइपर एक्टिव, कोराइजा भी हाइपर एक्टिव, हर चीज, यानी कि इसके जो जितने भी बॉडी के डिस्चार्जेस हैं वो हाइपर एक्टिव रहने वाले हैं, सारे के सारे। और इसीलिए अगर आप इसके एलेंस में जाओगे तो लिखा होगा दिस रेमेडी इज एनिमिकल टू लैक्सिस।
उसका कारण है ये मेंटल स्टेट जो लेकोसिस को बिलोंग करती है। ये सिम्टम्स देख के हम लेकोसिस दे देते हैं सारे के सारे, विटी, क्विक टू एक्ट, लोकेशियस, ब्रीथफुल, चीयरफुल, और साथ में डिस्चार्जेस, सप्रेस, एग्रावेट। अब इस रेमेडी की यही स्टेट है कि एक साइड पर ये इसकी मेंटल पिक्चर है, साथ में डिस्चार्जेस, सप्रेस, एग्रावेशन, ये बिल्कुल क्लोज है लेकोसिस के। इसीलिए अगर आप एलन में जाओगे आपको लिखा होगा इट इज एनिमिकल टू लेकोसिस। एनिमिकल रेमेडीज कौन सी होती हैं? जो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम जैसी होती हैं, आपको ये मिलेगा उसमें, एनिमिकल टू लेक्सिस। पर इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है? उस प्रोसेस को, उस फ्लो को समझना। अगर हम उस फ्लो को नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम है। वी ऑल नो कि डोमिनेटिंग है बहुत ज्यादा, राइट? वी ऑल नो डिक्टेटोरियल है, रूडनेस है इसमें, डॉगमेटिक है, राइट, रिजिड है। डॉगमेटिक मतलब जो डॉगमा उसके अंदर है उसके हिसाब से चलता है। पर यहां पर दो चीजें हो सकती हैं, इसको ध्यान से समझना। एक होता है मेरी सुनो क्योंकि मैं कह रहा हूं, जैसे प्लेटिना हो सकता है, राइट, कि मैं कह रहा हूं तो मेरी बात क्यों नहीं मान रहे। दूसरा क्या है? मैं कह रहा हूं और ठीक कह रहा हूं क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, राइट। सपोज मैं हूं और मैं अपने स्टूडेंट्स को कह रहा हूं, यार मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, तो आप बात क्यों नहीं मानते हो? आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, ये वो नहीं, मैं लगातार बोलता जाऊं, ये वाली स्टेट। कि उसके पीछे एंगर, ग्रज और हेटरेड नहीं है, उसके पीछे कंसर्न है। अगर आप ये किसी पेशेंट में देखो कि जब वो बात कर रहा है आपसे, आके फैमिली के बारे में बात कर रहा है, राइट, एक रुब्रिक भी है ना ऐसा, टॉकिंग अबाउट फैमिली कंट्रोवर्सी, देखना सिंगल रेमेडी है उसमें डल का मारा। दे विल कम टू यू एंड टॉक अबाउट फैमिली कंट्रोवर्सी, उसने ये किया, उसने ये किया, लगातार बोलता जाएगा वो, लगातार, इन ए वेरी लाउड वॉइस। उसकी सिंपल वॉइस नहीं होगी कि आराम से बात करेगा आपसे, ऐसा नहीं है, इन ए लाउड वॉइस। अगर हस्बैंड को भी बोलेगी वो इन लाउड वॉइस बोलेगी आपके कैबिन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पिक करने वाला है, राइट। पर उसके बैकग्राउंड में जो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बैकग्राउंड में कंसर्न होएगा, कंसर्न फॉर दैट पीपल, राइट। इसीलिए उसको फैमिली ओरिएंटेड कहा जाता है, कालीज की तरह इस रेमेडी को। इसकी ओरिएंटेशन बहुत जाती है फैमिली ओरिएंटेशन की तरह। सो इसको अगर समझना हो, देयर इज अ रुब्रिक पर्पसफुल, आप सर्च करना, देयर इज अ रुब्रिक पर्पसफुल। तो उसमें एक ही रेमेडी है डल का हमारा, ही और शी इज हैविंग ए पर्पस। पर्पस क्या है कि फॉर एग्जांपल मेरी फैमिली का नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरे फ्रेंड का नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरे मेरे दोस्त का नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, उनका कोई फाइनेंशियल र्यून नहीं होना चाहिए, क्योंकि फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस रेमेडी में। मगर उसको समझाना नहीं आता वैसे, वो उसके समझाने का तरीका ही वो है कि लाउड होके बोलना, राइट। इसीलिए वो अपने बहुत क्लोज, जब वो उसको ओबे नहीं करेंगे वो सेंसोरियस हो जाएगी। तो रुब्रिक आता है उसमें, सेंसोरियस विद द डियरेस्ट फ्रेंड। अगर इन केस थोड़ा सा भी हो जाए वो बहुत लाउड हो जाएगी, लाउड हो जाएगा या हो जाएगी उस सिचुएशन में, जब उसे लगेगा ये बात नहीं मान रहे, राइट। देन एंगर इतना ज्यादा हो जाएगा, देन वहां पर अब्यूज आता है, वहां पर गुस्सा आता है, वहां पर अग्रेशन आता है, सब कुछ आता है। देन उसके पीछे कंसर्न, गुस्सा नहीं है, कंसर्न क्या है? कंसर्न है कि इसका नुकसान हो रहा है, इसलिए वो गाली निकाल रहा है। दैट इज वाई दिस इज अब्यूजिव एंगर विदाउट, राइट। क्योंकि पंजाबियों में ये नॉर्मल है, बात बात पे गाली निकालेंगे, हो सकता है एक बात में 10 गाली निकालेंगे, हम इसको रुब्रिक नहीं ले लेंगे, ये उसके बीइंग का पार्ट है। पर जो बाहर के कोई भी सिचुएशन होएगी, अगर वो गालियां निकाल रहा है गुस्से में, राइट, उसके पीछे के जो, अगर आप अंडरस्टैंड करोगे डल का मारा में, बैकग्राउंड में कंसर्न है, बैकग्राउंड में पर्पस है। पर्पस क्या है? उनका नुकसान ना हो जाए, राइट। उसी सिचुएशन में जब फॉर एग्जाम्पल उसे होता है कि यार बात नहीं मान रहा, तो उसका मन करता है कि मैं इसको गाली निकालूं, मैं इसको कर्स करूं, और यहां पर वो अपने आप को रोकता भी है, राइट। यू वांट टू कंट्रोल इट, पर वो नहीं कर पाता, इसलिए देयर इज अ रुब्रिक, कर्सिंग डिजायर टू कर्स मस्ट रिस्ट्रेन या बट रिस्ट्रेन। आप एक बार ये देखना, एक बार, कर्सिंग डिजायर टू कर्स मस्ट रिस्ट्रेन या बट रिस्ट्रेन, ऐसे करके रुब्रिक होएगा, राइट। और इस सारी सिचुएशन में जब दूसरा पर्सन उसकी बात नहीं मान रहा है, उसकी बात सुन नहीं रहा है, देन उसके अंदर आती है, यार तुम मुझे समझ ही नहीं रहे हो, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपको पता ही नहीं लग रहा मैं क्या, मैं आपके भले की बात कर रहा हूं। यहां पर आता है डिल्यूजन, मिसअंडरस्टूड ही इज,
राइट। यहाँ पर आके उसके अंदर डिसकंटेंट आना शुरू हो जाता है, यहाँ पर उसके अंदर आके डिसइंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है, यहाँ पर आके उसमें आना शुरू हो जाता है इंस्ट्रेंज फ्रॉम द सोसाइटी। राइट। तो जब आपसे वो बात करेगा इस लेवल पर आके, तो वो यही बात करेगा, यार ये मेरी बात ही नहीं सुन रहे यार, मैं इनको पता ही नहीं लग रहा मैं इनके बारे में बोल रहा हूँ, इनको समझ ही नहीं आ रही है कि मैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ, इनके फायदे की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर वो आ जाएगा वीपिंग वाइल टेलिंग हर सिकनेस, ये सिम्टम आ जाएगा। नरेटिंग हर सिम्टम विद ग्रेट डिफिकल्टी, यहाँ पर आ जाएगा। सॉबिंग आ जाएगी, वीपिंग विद सॉबिंग आ जाएगी। राइट। और बात करेगा फैमिली के बारे में, टॉकिंग अबाउट फैमिली कंट्रोवर्सी, यहाँ ये सारी स्टेट आ जाएगी उसके अंदर। राइट। पर होगा क्या, यहां पर जब ये स्टेट आ जाएगी, इसका मन होएगा कि मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे किसी से नहीं बात करनी, अब मैंने बोलना ही नहीं है इनको, मैंने कहना ही नहीं इनको, जो करते करते रहें, ये अपना नुकसान कराते हैं, कराएं अपना नुकसान, कोई इशू नहीं। पर यहां पर इसका कंसर्न फिर जाग जाएगा, अंदर से क्या होएगा, यार ये बेवकूफ है, मैं तो समझदार हूं, मुझे तो अपनी ड्यूटी फॉलो करनी चाहिए, ये मेरी ड्यूटी नहीं है मैं इनको समझाऊं, अगर ये नहीं समझ रहे मैं एक बार फिर कहता हूं, मैं एक बार फिर बोल के देखता हूं। यहाँ पर जो इनका मेन इशू होता है, निग्लेक्टेड हर ड्यूटी, वो सामने आ जाएगा। और ये फिर करेक्ट करने जाएंगे उनको, उनको फिर एडवाइस करने जाएंगे दोबारा से। राइट। यहाँ पर इसलिए हम रूब्रिक वो ले लेते हैं कि एंगर अल्टरनेटिंग बाय विद अफेक्शन, इरिटेबिलिटी अल्टरनेटिंग विद द क्विक रिमोर्स। पहले गुस्सा कर देंगे, फिर उसके बाद में आएगा मेरी ड्यूटी थी, मुझे बच्चों को बोलना चाहिए था, ये तो बेवकूफ है, मैं थोड़ी ना बेवकूफ हूँ, मैं तो समझदार हूँ। फिर दोबारा से इसमें ये सिचुएशन आ जाएगी, और ये सर्कल चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, टू द पॉइंट जहां पर ये टोटल डिसकंटेंट में नहीं चले जाते। जब ये टोटल डिसकंटेंट में चले जाएंगे, देन आएगी रेजिग्नेशन। अगर आप रूब्रिक देखोगे, रेजिग्नेशन, देन दे रिजाइन, बस अब और नहीं। राइट। तब ये सिर्फ खुद रिजाइन नहीं करते, इनकी बॉडी भी रिजाइन करेगी। बॉडी कैसे रिजाइन करेगी, इनकी हॉर्सनेस आनी शुरू हो जाएगी, देन वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हो जाएगा, टंग का पैरालिसिस हो जाएगा। नाउ देयर इज नो नीड टू स्पीक, अब बोलने की जरूरत ही नहीं है। सो फ्रॉम वन एक्सट्रीम, जहां पर बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, हाइपर लोकेशियस हैं, आउट ऑफ कंसर्न, आउट ऑफ पर्पस, टू बिल्कुल दूसरी स्टेट आ जाएगी, जहां पर अब अंदर से बोलना भी चाहे तो बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि अब वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस आ गया, वॉइस जा चुकी है, और उसके साथ पैरालिसिस ऑफ टंग हो गया, जिसकी ये मेन रेमेडी है। इट इज ए वेरी गुड राइट, इट इज स्पेसिफिक रेमेडी इन दैट कंडीशन। सो ये डल्का मारा की ओवरऑल मेंटल स्टेट है, जिसे हमें याद रखना चाहिए। राइट। उसके बाद आएगा उसका मायाज्म, जो हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन है, साथ में इसका साइकोसिस है। राइट। उसके बाद आएंगी इसकी रेमेडी की रिलेशनशिप्स, जैसे हमने पहले ही डिस्कस कर लिए, मर्कसॉल में रिलेशनशिप रहने वाली है इसकी, कंपेटिबिलिटी लैक्टोसेस एंड एसिटिक एसिड रहने वाली है, क्योंकि एसिटिक एसिड में भी देयर इज ए लॉट ऑफ एंजाइटी अबाउट चिल्ड्रन, बच्चों के लिए बहुत कंसर्न होता है। और जो बहुत क्लोज रहने वाली है वो मर्कसॉल, ग्लैंड्स पर इफेक्ट करेंगी, नाइट एग्रवेशन, और ससेप्टेबिलिटी कोल्ड, जो डलकामारा के सिम्टम भी है, और राइटाकाप, राइटाकाप में भी स्क्रोफुलस है, कोल्ड की टेंडेंसी है, ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें भी कंसंट्रेशन का इशू है, इसमें भी कंसंट्रेशन का इशू है। तो ये अगर आप देखोगे, ये ओवरव्यू है उसका, क्या बोलते हैं, डलकामारा का। राइट। मैं एक बार फिर ओवर एक छोटा सा एक रिकैप कर देता हूं कि बहुत ज्यादा कंसर्न फैमिली के लिए, वहां से एग्रेशन, रिएक्शन जो आएगा गुस्से से, इशू, पर्पस, कंसर्न है उनका, वहां पर जब उनको लगेगा वो नहीं कर पा रहे हैं, दे विल ट्राई टू रिस्ट्रेन, पर जब रिस्ट्रेन करेंगे तो उनको लगेगा उनकी ड्यूटी निग्लेक्ट हो रही है, वो दोबारा से करने की कोशिश करेंगे, वहां पर उनमें इरिटेबिलिटी और एंगर आएगा, रिमोर्स आएगा, देन डिसअपॉइंट होने के बाद टोटल रेजिग्नेशन में चले जाएंगे, देन वोकल कॉल पैरालिसिस एंड दिस। ये पूरी की पूरी मेंटल पिक्चर है जो आपके सामने आएगी जब भी इन केस आप वो करोगे, डल मारा को स्टडी करोगे। किसी को कोई क्वेश्चन इसमें, इज इट मेकिंग सेंस जो मैं बात की है मैंने? कोई है घर पे? कोई सवाल ये चैट में आया हुआ है योगेश? नहीं, यस आ, सर बस आया।
हाँ। कुछ नहीं आया। अंडरस्टूड सर। सो ये मेन इशू है। किसी को ऐसा लगा हुआ नहीं समझ आया, जहां आपको किसी को लगा हो कि यार इस रेमेडी में ये भी पिक्चर है वो मिस हो गई है? आप अपना वीडियो और अनम्यूट होकर ना प्लीज सवाल पूछो, किसी को भी कुछ पूछना है तो। डिफरेंशिएशन विद ब्राइटा कार्ब, डिफरेंशिएशन ब्राइटा कार्ब के साथ बहुत सारे रहेंगे, पर वो डिफरेंट एरियाज में रहेंगे। हम यहाँ पर ग्लैंड्स के ऊपर डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, और इसकी फिनिटी के ऊपर नहीं कर सकते, जो है इसकी टेंडेंसी है। डिफरेंशिएशन रहेंगे बाकी इश्यूज पर, जैसे ब्राइटा कार्ब के इश्यूज अलग रहेंगे, राइट। डल का हमारा प्लांट रेमेडी है, वो मिनरल रेमेडी है, उसके इश्यूज रहेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉब्लम इज विद इन मी। जो ब्राइटा कार्ब से जब आप बात करोगे वो क्या करेगा? प्रॉब्लम इज विद इन मी, मेरे इश्यूज हैं, मेरे को समझ नहीं आता। पर उसमें क्या रहेगा? उसमें ये रहेगा, दूसरा बंदा, दूसरे बंदे की ना बात मानना उसको इरिटेट कर रही है। सो देर इज ए सेंसिटिविटी टू सम इशू, एंड शी इज रिएक्टिंग इन दैट इशू इन हर ओन वे। तो ये रहने वाले। डोमिनेंट माइज्म साइकोसिस रहेगा इसमें, और हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, राइट। वो भी साइकोसिस में फॉल करता है। इसीलिए इसमें वॉट्स बहुत प्रोडोमिनेंट है, थिक स्किन प्रोडोमिनेंट है, और क्रॉनिसिटी बहुत प्रोडोमिनेंट है इसमें। और बारिश से जो इश्यूज आते हैं वो रहने वाले हैं सारे। बेट कहीं भी भीग गया, पैर गीले हो गए, बारिश हो गई, तो इसमें प्रॉब्लम रहने वाली है। और जैसे मैंने बताया, वो एक एरिया नहीं है, वो बहुत सारे एरिया इन्वॉल्व हो जाएंगे। डिफरेंशिएशन विद मर्कसॉल, मर्कसॉल को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें बाकी के एरियाज देखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये बिल्कुल सेम सेम है। मर्कसॉल में भी ग्लैंड्स इन्वॉल्व होती हैं, इसमें भी ग्लैंड्स इन्वॉल्व होती हैं। मर्कसॉल की भी नाइट एग्रेवेशन है, इसकी भी नाइट एग्रेवेशन है। उसमें भी डिस्चार्जेस हैं, इसमें भी डिस्चार्जेस हैं, राइट। उसमें भी ससेप्टिबिलिटी टू कोल्ड है, इसमें भी ससेप्टिबिलिटी टू कोल्ड है, पर अदर एरियाज डिफरेंट हो जाएंगे। मर्कसॉल में ये कंसर्न जो है इसमें, ये मिसिंग होएगा। मर्कसॉल का अग्रेशन हो सकता है दिखने में सेम हो, पर उसका अग्रेशन बिल्कुल और होएगा, डिफाइंस के कारण होएगा। यहाँ पर इसका जो एग्रेशन है वो कंसर्न के कारण है। सो इसीलिए पेशेंट के पीछे को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, कि हम उसके कंसर्न को समझें। अगर वो आपसे बात कर रहे हैं, तो ये पेशेंट जब आपकी क्लिनिक पर आने वाला है, दे विल टॉक लॉट अबाउट फैमिली इश्यूज, अलॉन्ग विद इन ए लाउड वॉइस। कुछ यानी कि ऊंची आवाज में बात करेंगे, राइट। और अगर हस्बैंड से भी बात करेंगे, ये ऊंची आवाज में बात करेंगे, और अपना कंसर्न बहुत स्ट्रांगली शो करेंगे कि ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, और करते रहेंगे। पर उसके पीछे, उनके पीछे जाके आपको देखना पड़ेगा कि आप ऐसा क्यों करें। नहीं सुनते तो क्या बात है, वो करने दो उनको, नुकसान उनका होगा। अरे ऐसे कैसे होगा, मेरे बच्चे हैं वो, नुकसान उनका थोड़ी ना, मेरा भी तो है ना नुकसान। मेरे बच्चे हैं। आप उनके बैकग्राउंड में आपको कंसर्न दिखेगा, और ये कंसर्न इनका मेन है, ये याद रखना। मेन इशू ही इनका ये कंसर्न है, इसीलिए वो आ जाएगा इसमें, जो दूसरा है। सो नहीं, इसमें देखो, लोकेशियस ड्रग्स के साथ इसका नहीं करना चाहिए, जो मुझे लगता है। बेसिकली लोकेसिटी इसका एक पार्ट है, पर इसमें जो लोकेसिटी रहेगी, इसको ऐसे मत करो एक जैसे आइसोलेट फिनोमेना में ना अंडरस्टैंड करो। बेसिकली इसका एक वर्ड हमेशा याद रखो, हाइपर डिस्चार्जेस। सो हाइपर डिस्चार्जेस मेंटल इमोशनल हर जगह है। तो वो जो बात करेगा, जो उसके अंदर का गुस्सा है, दर्द है, वो बहुत स्ट्रांगली निकल के आएगा इसका, राइट। तो अगर इमोशन है, वो भी एक्साइटमेंट के साथ निकल के आएंगे इसके। तो अगर उसको कंबाइन करोगे तो आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। लेक्सिस की तरह उसकी लोकेसिटी वन सब्जेक्ट टू अनदर, छोटी छोटी बात पर, जहां पेरिस कोटरेफोलिया की तरह की अपने लिए ही बोलना, ऐसा इसमें नहीं रहेगा। शी लव टू लिसन टू हर, ये भी ऐसा रहेगा, पर इसकी जो डिफरेंशिएशन रहेगी वो दूसरे एरियाज पर रहेगी। एनीथिंग हेलो एल्स? सर। हाँ जी सर। मैं मकसूद बोल रहा हूँ लाहौर हाँ से। जी सर। हाँ जी सर। जी सर, बहुत अच्छा आपने डिलीवर किया। एक मेरा पॉइंट मिस हो गया था। मैं आपने मस्कुलर पेन और म्यूकस मेम्ब्रेस तो वो कहे थे, तीसरा कौन सा था इसमें, वो मिस हो गया, मैं नोट कर रहा था। नहीं, इसमें जो जो एरियाज इन्वॉल्व सर, जी जी। इसमें जो एरियाज इन्वॉल्व रहते हैं ना सर, वो वही रहते हैं इसमें। ये सबसे पहले आप लेके चलो मसल्स, राइट। म्यूकस मेम्ब्रेन, मसल्स, उसके बाद नर्व्स,
नर्व्स में पैरालिसिस, स्पेशली टंग्स एंड वोकल कॉर्ड, देन स्किन। स्किन में इसकी खासियत है, हर तरह की स्किन की प्रॉब्लम इसमें कवर होती है। अगर आप इसकी स्किन पढ़ोगे, हर तरह, फॉर एग्जांपल अर्टिक एरिया से लेके हर्पिस तक, एक्जिमा, हर तरह का एक्जिमा, ईचिंग, और ड्राई भी तो डिस्चार्ज भी। जब डिस्चार्जेस होंगे तो टपक रहेंगे इतने सारे डिस्चार्जेस, और उसमें जो कीनोट है दैट इज रैश बिफोर मेंसेस, राइट। और अगर स्किन को रिप्रेस कर देंगे तो ड्रॉप्सी हो जाएगी। तो ये सारी ओवरऑल स्टेट रहेगी इसमें। और इसमें सभी ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, ब्लैडर इन्वॉल्व होता है। इवन मैंने जैसे बताया था कि नोट्स में, हिकअप फ्रॉम द कोल्ड फ्रूट्स, पैरालिसिस फ्रॉम द टंग फ्रॉम द कोल्ड, राइट, फेस का पैरालिसिस, एपिस्टेक्सिस, आइराइटिस, हेडेक, ड्रॉप्सी, हर तरह की प्रॉब्लम। और हेडेक में इसका जो कीनोट है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज हेडेक अमेलियोरेटेड बाय कन्वर्सेशन। वो भी यही बताता है कि डिस्चार्जेस अमेलियोरेट होते हैं। सो मटीरिया मेडिका को अगर आप अंडरस्टैंड करो, आप ऐसे समझ सकते हो कि आप उसकी फैमिली को समझो, अब उसकी माइथोलॉजी को समझो, एशियंट टाइम में कैसे यूज होती थी, कहाँ यूज होती थी। देन आप उसकी प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करो कि उसमें क्या केमिकल है और करता क्या है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखो कौन से सिम्टम ऐसे हैं जो उसमें कांस्टेंट है हर एरिया में। देन उसके कीनोट, देन उसकी मेंटल एवोल्यूशन, देन उसकी पैथोलॉजी, देन उसकी पैथोजेनेसिस, राइट, कैसे हो रही है, देन उसका मायाज्म, राइट, देन रेपेटोरियल अंडरस्टैंडिंग, देन उसके बाद क्लिनिकल एक्सपीरियंस। इन सबको अगर हम ओवरऑल ज्वाइन करेंगे तो एक ओवरऑल हमारे हमें पिक्चर मिल जाती है जिसे हम समझ सकते हैं फॉर ए रेमेडी। यस, इट इज ए वेरी गुड रेमेडी डॉक्टर शैलजा, इट इज अ वेरी गुड रेमेडी। और ये डे टू डे में यूज हो सकती है, पर हम इसको पिक नहीं कर पाते। हम मोस्टली इस कंडीशन में जहाँ रस्टॉक्स, मर्क्सॉल या लेक्सिस ऐसी रेमेडीज यूज करते हैं। अब इसको यूज करके देखना, जैसे ही आपको ऐसा पेशेंट आपके सामने देखे जिसमें कंसर्न है फैमिली के लिए, जिसके दिल में दर्द है। जैसे कई बार कोई बंदे बहुत अग्रेसिवली बोल रहे होते हैं, तो वो बोलेंगे कि यार मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे कोई मिलना थोड़ी ना इसमें, मुझे दर्द है इसके लिए, राइट। ये वाला इशू रहेगा। चाइल्डहुड बिहेवियर में ऐसा नहीं आएगा क्योंकि ये लाइफ फॉर्म है, यानी कि एक एवोल्यूटरी आप सर्कल समझ सकते हो। इसको, इस स्टेट को डेवलप होने में वक्त लगेगा। बच्चों के केसेस में आपको डिस्चार्जेस बहुत स्ट्रांग मिलेंगे, उसको बिहेवियर नहीं मिलेगा इतना स्ट्रांग, जो मुझे लगता है, जो मैंने यूज किया है। तो आपको डिस्चार्जेस, उसके जो एक्टिवेट एक्यूट कंडीशंस है वो बहुत मिलेंगे। यस, हम यूज कर सकते हैं एक्यूटली कुछ भी, पर सिम्टम्स आएंगे तो देंगे, पहले नहीं दे देंगे, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि वो वेट होने के बाद किस सिम्टम्स में जाएगा। हो सकता है उसको हो ही कुछ ना, सिर्फ जो पेन है, जो बॉडी एक है वो हो रही है, कोई डिस्चार्जेस नहीं हो रहे, देन वी विल ऑप्ट फॉर रिस्टॉक्स और नेट्रम सल्फ और अरीनिया डायडामा और नेट्रम सल्फ। क्लियर है? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। सर जैसे जो आपने प्रोसेस बताया कि हमें ऐसे मेडिसिन को स्टडी करना है, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल जो हमारे इन हैंड होने चाहिए ताकि हम उसको ऐसी स्टोरी बना के पढ़ सकें। हम्म। इसमें करना क्या है, इसमें करना क्या चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि स्टोरीज नहीं, एक यानी कि फॉर एग्जाम्पल दोनों चीजें उतनी ही इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने उतना ही फोकस फिजिकल पे दिया है जितना फोकस मैंने मेंटल पे दिया है, राइट। वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना मेंटल इंपॉर्टेंट है। और अगर उस मेंटल के पीछे एक प्रोसेस समझ आ जाए आपको, ओवरऑल प्रोसेस, जैसे मैंने कैक्टस का एग्जांपल दिया, कि कैक्टस के प्लांट की बीइंग ही ऐसी है कि प्लांट वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, और ऐसा ही कैक्टस की हर स्टेट में मिलेगा आपको, राइट। इस प्लांट में भी क्या है कि फॉर एग्जांपल जब बारिश होएगी तो उसका अल्कलॉइड बढ़ जाता है। सारी सोलोनेसी के प्लांट के अल्कलॉइड मर जाते हैं, इसका अल्कलॉइड बढ़ जाता है, मतलब पॉइजन और बढ़ जाती है, इसीलिए ये स्टेट भी एग्रेवेट होएगी। सो आपको दोनों कॉम्बिनेशन टुगेदर देखनी है, राइट। तो आपको फिजिकल भी और मेंटल भी, अगर मेंटल में उसका एवोल्यूशन मिल जाए आपको, तो उसके जैसी कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि देन आप उसको याद रखने में भी इजी हो जाएगा, आप उसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, और समटाइम वो प्रोसेस आपको समझ आएगा। पर हमेशा ये याद रखना है कि ये अल्टीमेट नहीं है। कोई और डल का मारा किसी दिन आपके पास आएगा, बिल्कुल डिफरेंट पर्पस लेके, डिफरेंट लेके, जो आप पिक नहीं कर पाओगे। हो सकता है वो लाउड ना हो, इट कैन बी, पर उसके जो फिजिकल एलिमेंट्स हैं, राइट,
जैसे वेट से प्रॉब्लम आना, बाकी चीजों से प्रॉब्लम आना जो हमने डिस्कस किए हैं, डिस्चार्जेस हैं, वो रहने वाले हैं। तो वो आप उसको कह सकते हैं कि वो अल्टीमेट रियलिटी हैं जो फिजिकल हैं, क्योंकि मेंटल में इतनी वाइड रेंज होती है कि एक ही सिचुएशन अलग 100 बंदों में 100 तरह से रिफ्लेक्ट कर सकती है, और देर इज ए चांस एंड ह्यूमन है, हम मिस कर सकते हैं उसको। और जो फिजिकल टोटलिटी होती है, जो फॉर एग्जांपल सेम वाइटल डिस्टर्बेंस फिजिकली एक्ट कर रही होती है, वो एक जैसा सिम्टम देती है, राइट। तो जो डलका मारा का होने वाला है वो वेट से एग्रावेट होने वाला है, उसके डिस्चार्जेस ज्यादा होने वाले हैं, राइट। नर्व्स इन्वॉल्वमेंट के चांसेस ज्यादा होने वाले हैं, मस्कुलर इश्यूज ज्यादा होने वाले हैं, तो ये टोटलिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। सो इन इसको एज एन कम्बो पैक आप देखो तो आपको ज्यादा सक्सेस मिलेगी क्लिनिक में, देन आप मिस नहीं करोगे इसके। पोटेंसी इट डिपेंड्स, किसने पूछा पोटेंसी, रमन जी ने। इट डिपेंड्स अपॉन कि कितनी मेरे लिए एक सिंपल फॉर्मूला है पोटेंसी का, जितनी सिम्टम क्लैरिटी है मैं उतनी हाई पोटेंसी में जा सकता हूँ, जितने मेरे पास कीनोट्स अवेलेबल है मैं उतनी हाई पोटेंसी में चले जाऊंगा। इट डिड नॉट डिपेंड अपॉन द पैथोलॉजी, कि फॉर एग्जांपल अगर पैथोलॉजी है तो आप लो पोटेंसी दो, अगर मेंटल सिम्टम है हाई पोटेंसी दो। नो, पैथोलॉजी में भी अगर कीनोट अवेलेबल है, तो अगर कीनोट मेडिसिन दे रही है, इसका मतलब उसकी वाइटल फोर्स स्ट्रांग इनफ है सिम्टम थ्रो करने के लिए। अगर वो सिम्टम थ्रो कर रही है, आपको कीनोट्स दे रही है, पेक्यूलियर दे रही है, इसका मतलब उसकी ससेप्टेबिलिटी एंड वाइटल फोर्स इज स्ट्रांग इनफ इन दिस पैथोलॉजी कि वो अपने अनकॉमन रेयर पेक्यूलियर देगी आपको, तो आप उसको हाइपोटेंसी दे सकते हो। और इसीलिए अगर आप पढ़ोगे कैंट के लेक्चर में व्हाई कैंसर इज इनक्योरेबल, तो उन्होंने लिखा है कि कैंसर में, कैंसर के जो पेशेंट के सिम्टम होते हैं वो नहीं आते हैं बाहर, क्योंकि उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है, वहां पर आप लो दोगे। तो मेरा फॉर्मूला यही रहता है कि जो लो रहेगी, फॉर एग्जांपल सिम्टम्स क्लैरिटी नहीं है, सपोज यही प्रिस्क्रिप्शन मैंने सिर्फ डैम्पनेस पे करनी है तो मैं लो पोटेंसी में जाऊंगा, सिर्फ डिस्चार्जेस पे करनी है मैं लो में जाऊंगा। पर अगर मुझे ये पिकुलैरिटीज मिल रही हैं, छोटी छोटी पिकुलैरिटीज मिल रही हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे मिल रहा है हेडेक अमेलियोरेटेड बाय कन्वर्सेशन, मुझे ये मिल रहा है, अगर मैं हाई पोटेंसी में जाऊं, राइट। सो दिस इज माई केस। एनी क्वेश्चन? और इस एक काम और किया करो इसमें मैं ना बना के ग्रुप में भी डालूंगा, कि जब भी किसी रेमेडी को पढ़ते हो ना, उसको एक पेपर में एक पेज पे लेके आओ, उसको फ्लो चार्ट की तरह एक ऐसी कॉपी लगाओ जिसमें जब रेमेडी पढ़ते हो, अब ये मेरे को याद क्यों है, ये मेरे को, मेरी कोई मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है, मेरे को याद इसलिए है क्योंकि मेरे सामने एक तरह की माइंड में एक पिक्चर है। तो जब आप उस रेमेडी को फ्लो चार्ट में लेके आओगे, एक पेपर में लेके आओगे जिसमें पॉइंटर्स लिखे होंगे, राइट, तो एक प्रोसेस भी लिखा होगा, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर पूरी रेमेडी दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो आपकी एक हैंडी हैंड बुक हो जाएगी जिसको आप रेफर करो, जिसको आप पढ़ो, तो आपका वो जो रेमेडी है वो 5 मिनट में रिवीजन हो जाएगी, आपको फिर दोबारा से गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी रेमेडीज जब आप 2-3 महीने बाद एक बार सभी पढ़ लोगे, तो आपका मटीरिया मेडिका स्ट्रांग होता जाएगा उस केस में, और आपकी क्लिनिक के रिजल्ट्स बेटर होते जाएंगे। ओके, कोई क्वेश्चन तो नहीं ना? Sir, what is the best book to study Materia Medica? बेटा इसमें प्रोसेस रहता है, मैं पढ़ना क्या चाहता हूँ। अगर मैं पैथोलॉजी पढ़ना चाहता हूँ तो मैं बोरिक रेफर करूंगा, तो मैं मर्फी रेफर करूंगा। अगर मैं जर्नैलिटीज पढ़ना चाहता हूँ मैं केंट और मार्गरेट टेलर रेफर करूंगा, और पाठक, राइट। अगर मुझे ओवरव्यू करना है तो एलन, अगर बहुत डिटेल में जाना है तो वर्मोलिन। तो मेरा प्रोसेस क्या रहता है कि फर्स्ट मैं एलन से देखता हूँ, देन उसको नैश में उसका मुझे कंपैरेटिव मिलता है, देन मैं पाठक में जाके उसका जर्नल ओवरव्यू लेता हूँ, देन बोरिक में उसकी पैथोलॉजी को अंडरस्टैंड करता हूँ, देन केंट में जाके उसकी बैक को अंडरस्टैंड करता हूँ, पीछे से रेमेडी कैसे डेवलप हो रही है। दिस इज माय प्रोसेस बेटा। Okay, thank you, sir. मतलब देन we विद, should start with Ellen's. या वी ऑलवेज एलन, एलन में कोई भी चीज लिखी हुई है उसकी एक एक वर्ड, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। Oh, thank you, sir. क्योंकि एलन जो है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म है Okay. मटीरिया मेडिका की, एलन एनसाइक्लोपीडिया की। हम्म। तो सोर्स के लिए अगर सोर्स से पढ़ना हो तो? सोर्स के लिए बहुत इजी है, गूगल सबसे अच्छा सोर्स है।
नहीं सर, सोर्स मतलब कि सोर्स ऑफ मेडिसिन से पढ़ना हो कि कहाँ बिल्कुल से बिल्कुल बिल्कुल मेडिसिन कौन। बिल्कुल। देखो इसमें मैं दो चीजें करता हूँ। अगर मैं सोर्स को अंडरस्टैंड करना है तो मैं सोर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए एक तो गूगल यूज करता हूँ कि कहाँ से दवा आई, उस ओके। प्लांट का क्या बिहेवियर है, उस मिनरल का क्या बिहेवियर है, उस केमिकल का क्या बिहेवियर है। मैं ऐसे अंडरस्टैंड करता हूँ कि वो फिर अगर वो केमिकल को पॉइजन किया जाता है कभी, तो वो कौन से ऑर्गन पे इफेक्ट करता है। वो ऑर्गन हमेशा सेम होते हैं, तो हमें एक डबल कंफर्मेशन मिलती है, राइट। देन उसके बाद उसको उसमें से समझना, क्या बोलते हैं, ब्रेक हो गया मेरा आइडिया सोर्स का। हाँ, देन उसकी वो जो है ह्यूज को पढ़ना, ह्यूजेस जो हैं ऑथर, उसको पढ़ना, क्योंकि उन्होंने मोस्टली जो रेफरेंस दिया हुआ है वो रेफरेंस दिया हुआ है जो फार्मोडायनेमिक एक्शन ऑफ द मेडिसिन, मैं उसको रेफर करता हूँ बेटा। ओके। अभी एक किसी की क्वेरी आई है, डिफरेंस बिटवीन कॉकुलस एंड दैट, राइट। कॉकुलस कंसर्न के लेवल पर वो सेम होंगे पर बाहर का रिएक्शन अलग हो जाएगा। कॉकुलस वी ऑल नो कि बहुत ज्यादा, फॉर एग्जांपल वो एक पॉइंट पर आके क्विट करेगा कि नहीं कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, कंसर्न रखेगा दूसरे की हेल्थ को लेके कि इसका नुकसान ना हो, पर उसका जो एक्शन होने वाला वो वैसा एग्रेसिव एक्शन नहीं होएगा जो डलकामारा में होएगा। डलकामारा विल बी वेरी लाउड, वेरी एग्रेसिव, वेरी कंसर्नफुल, राइट। और बुरी तरह से रिएक्ट करेगा और आपको समटाइम लगेगा यार बंदा बात बुरी कर रहा है, बात कड़वा है पर बात सही कर रहा है। तो अब इसको क्या, इसीलिए इसको शायद मेरे ख्याल बिटर वो कहते हैं, इसका कॉमन नेम क्या था, बिटर नट आई थिंक, क्या था, मैंने स्किप कर गया, एनीबडी। गलका मर का कॉमन नेम क्या है। बिटर स्वीट। हाँ जी। बिटर स्वीट। हाँ बिटर स्वीट। दिस इज तो स्वीट। हाँ तो इससे याद कर लो आप, है स्वीट है अंदर से, आपका फायदेमंद है पर है कड़वा, कड़वा करेला है ये। सेहत के लिए अच्छा है, आपके लिए आपके घर में होना इसका बहुत अच्छा है, राइट, आपका हेल्पफुल है। पर कहेगा, आपको लगेगा यार बात कड़वी करता है, बात सही की इसने, क्योंकि आपको जब थोड़ी देर में पता लगेगा कि आपका नुकसान हो गया, पर बात वही, वो एक ही बंदा था जो कह रहा था कि नहीं ये मत करो इससे ये नुकसान हो जाएगा, बाकी सभी आपके साथ थे और आपका अब नुकसान हो गया। अब उसकी बात आपको लगेगा यार गल सही कर रहा है, पर बंदा बोलने में गलत है, ये बंदा बोलना नहीं आता, इसको पता नहीं है कि अपनी बात रखनी कैसे है, पर बंदा सही है। अब इसको ऐसे याद रख सकते हो, ये नहीं इसका मतलब इसलिए ऐसा है, अब इसको ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन तो नहीं, कैन वी वाइंड अप नाउ। थैंक्स एवरीबॉडी फॉर द पेशेंट लिसनिंग। फिर मिलते हैं जल्दी।